नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 को करिकुलर कोर्स का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये मॉडल सॉल्व पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 2025 और 26 सत्र में हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। सेमेस्टर 6 में दोस्तों आपका जो को करिकुलर कोर्स है, यानी कि जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। आज हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास से टॉप 100 MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पिछले सत्र के एग्जाम में देखा जाए, यानी कि 2023 और 24 सत्र में यहाँ से खूब प्रश्न पूछे गए थे। जो भी रिपीटेड प्रश्न है उनको यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके परीक्षा फॉर्मेट पे ही ये मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, सेम जैसे आपके पेपर में आता है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी, बीकॉम, बीए, ठीक है, बीए या फिर बीबीए या बीएससी होम साइंस, सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। समय आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का दिया जाएगा, और अधिकतम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 75 मार्क्स रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स आपके जो मार्कशीट है उस पर ऐड नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और पहला आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न आया है वो है, एक क्लाइंट, यानी क्लाइंट को ग्राहक कहते हैं, तो एक क्लाइंट तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। पहला है कि उसे बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे, तो बिल्कुल सही है। जब भी ग्राहक आपसे, अगर आप जो है ऑफिस में हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, तो आप सबसे पहले से क्या करेंगे, अगर आपसे मिलने आएगा तो उसे बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है कि जैसे आप बैठ जाते हैं, आरंभिक भोजन ऑर्डर करने के बाद, मुख्य भोजन ऑर्डर करने के बाद या मिष्ठान के बाद। तो दोस्तों आपको बता दें, एक व्यापार में आप अपने व्यापार की चर्चा तब करते हैं जब आरंभ भोजन ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। जब भोजन आप क्या करते हैं, भोजन को ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद में आप अपने व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है कि आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति को बिल्ला पहना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि बाएं कंधे पर, दाएं कंधे पर, या बाई कोहनी पर, या गर्दन के चारों तरफ। तो आपको बता दें, इसमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं कंधे पर। आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति को बिल्ला अपने बाएं कंधे पर पहना होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि जब 2 व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो वो कितनी दूरी पर खड़े होते हैं। तो आपको बता दें, जब भी कोई 2 व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो उनके जो खड़े होने की दूरी है वो लगभग 3 फीट की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर इसमें है। पांचवा प्रश्न है कि जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो आप किसके साथ आरंभ करेंगे लिखना। तो जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं दोस्तों, तो आप इसमें पते के साथ शुरुआत करेंगे या फिर दिनांक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखते समय आप दिनांक के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि कौन सा दिनांक आज है, उसके बाद में शुरुआत करेंगे पत्र लेखन, ओके। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि किसी तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, ठीक है। तो यानी किस तरह की पूछा गया है कि किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ यानी कि उत्तम माना गया है। तो आपको बता दें, इनमें से जो जब कई से कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उनको हम समूह बैठक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए दोस्तों हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल बैठक के लिए उत्तम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां प्रश्न है कि आत्म जागरूकता क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता,
या फिर अपने विचारों की भावनाओं और व्यवहारों को सचेत ज्ञान और समझ, प्रभावी रूप से बहुत सारा कार्य करने का कौशल और जानवर से संप्रेषण करने की क्षमता। तो आत्म जागरूकता किससे कहते हैं? तो इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार की सचेतन ज्ञान और समझ को आत्म जागरूकता कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म जागरूकता का ज्ञान है। आत्म जागरूकता का ज्ञान है, तो आपको बता दें आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी विशेषताओं, इन सभी का ज्ञान है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्यावसायिक पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत ग्रूमिंग के अनुसार दोनों आदमियों, पुरुष और स्त्रियों के जूते होने चाहिए। तो दोनों के जूते कैसे होने चाहिए आपको बताना है। पहला है कि सुरक्षा के लिए स्टील के पंजे वाले, आरामदायक के लिए खुले पंजे वाले, चमकीले रंग वाले या साफ और पॉलिश वाले। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन आरामदायक के लिए खुले पंजे वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, और 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आपके रूम को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं। जैसे आपका रूप जो है, ठीक है, आपका रूप देख करके लोग आपके बारे में क्या धारणा बनाएंगे ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपकी व्यावसायिकता, आपके रूप के अनुसार आपकी व्यावसायिकता पता चलेगी कि आप व्यवसाय क्या करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का इससे पता चलेगा, और आपकी विश्वसनीयता का भी आपके रूप के अनुसार ही पता चल सकता है। तो ऑप्शन लगाएंगे आप डी, यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगर आपने अपने सहकर्मी ग्राहक को लंच दोपहर खाने पर आमंत्रित किया है तो बिल देगा, यानी कि बिल कौन देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है कि आपने आमंत्रित किया इसलिए बिल आप देंगे। बी है कि आप दोनों आधा आधा बिल देंगे, या आप कैलकुलेटर निकालकर जिसमें जितना ऑर्डर किया है बिल देंगे, या सहकर्मी ग्राहक बिल देंगे। तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपने आमंत्रित किया है इसलिए बिल आप ही देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, और 13 नंबर प्रश्न है घड़ी होनी चाहिए। अब घड़ी के बारे में पूछा गया कि घड़ी कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि चमकीले रंग की होनी चाहिए, बड़ी और आकर्षक होनी चाहिए, और सी ऑप्शन दिया गया है इसमें कि साधारण चमड़े या धातु के पट्टे वाली, या साधारण किसी खेल की टीम के लोगो वाली। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब कि घड़ी कैसी होनी चाहिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा, साधारण चमड़े या धातु के पट्टे वाली घड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो आप नेकपिन को कहाँ रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे ही आप बैठेंगे दोस्तों तो आप जो नेकपिन है उसको अपनी गोद में रखेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े, किसी समय खाने की जो टेबल है उसको आपको छोड़नी पड़े तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या आप नेकपिन पूछा गया, माफ़ कीजिएगा, नेकपिन आप कहाँ रखेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी प्लेट के नीचे, यानी अपनी प्लेट के नीचे रखेंगे, या अपनी थाली के बाईं ओर रखेंगे, या अपनी पिछली जेब में रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपनी थाली के बाईं ओर आप रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, तो इनमें से क्या पहनना उपयुक्त है, इनमें से क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि एक पुरुष को एक सूट और टाई पहननी चाहिए। बी ऑप्शन है एक स्त्री को एक ड्रेस और जैकेट पहननी चाहिए, एक स्त्री को पैंट सूट पहननी चाहिए, और दिया गया सही विकल्प सही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विकल्प सही है आपकी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिस सेटिंग जगह पर कारपोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का कैसा पहनावा होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया कि सामान्य होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक।
एक ऑफिस सेट जगह पर कारपोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का जो होना चाहिए पहनावा वो व्यावसायिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हम लगाएंगे इसमें करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी व्यावसायिक पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए सफ़ेद मोजे, बी दिया गया है पैंट के साथ मिलती हुई सूती के मोजे, या सही लंबाई के मोजे। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही लंबाई को मोजे, यानी सही लंबाई के जो मोजे हैं वो पहनना उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपसे कि पहनावे के तरीके में किसी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल भारतीय, केवल पाश्चात्य, या भारतीय या पाश्चात्य यानी कि सामान्य रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय या पाश्चात्य सामान्य रूप से, यही सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये प्रश्न सभी विश्वविद्यालय में 2024 सत्र में पूछा जा चुका है। लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता के प्रचार करने का एक तरीका है। तो लिंक्डइन भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इस पे प्रचार करने का, व्यावसायिकता से प्रचार करने का एक तरीका कैसे है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपने प्रोफाइल को 100% पूरा करना, बहुत सारे समूह से जुड़ना, अपने विवरण में कई कीवर्ड का इस्तेमाल करना, या डी है प्रोफेशनल हैंडलाइन। तो चलिए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेशनल हेडलाइन। प्रोफेशनल हेडलाइन के द्वारा लिंक्डइन पर अपने व्यवहारिकता या व्यावसायिकता के प्रचार को कर सकते हैं, वहाँ से आप ज़्यादा हाईलाइट होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देंगे, और 21 नंबर प्रश्न है कि लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है। लिंक्डइन एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है। पहला है कि सेकंड डिग्री व थर्ड डिग्री संपर्क से जुड़ना। बी ऑप्शन आपका है लिंक्डइन ईमेल विकल्प को उपयोग करना, या नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश का व्यक्तिगत करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है। वो इसलिए है क्योंकि नए आमंत्रण के लिए आप अपने संदेश को व्यक्तिगत कर सकते हैं। सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, और 22 नंबर क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका है। तो लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का जो सही तरीका है वह है अपने उद्योग से जुड़े 10 लोगों से जुड़ना। यही सबसे ज़्यादा सही तरीका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। अब लिंक्डइन की बात करें तो इसमें पूछ रहा अपनी दृश्यता यानी कि अपनी जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का तरीका क्या है। तो आप कम से कम आप अपने जो व्यवसाय हैं उससे जुड़े या उद्योग से जुड़े 10 लोगों को जुड़ जाएं। 10 लोगों से जुड़ जाएंगे तो आप अपना जो भी जो है आपका एडवर्टाइजमेंट है वो डेली आप पोस्ट करेंगे, तो वो 10 लोग और किसी को पोस्ट करेंगे, तो इसकी माध्यम से आपकी दृश्यता बढ़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि परिकल्पना का समानार्थी शब्द पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो आपको बता दें परिकल्पना का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें है आसपास का समानार्थी शब्द पूछा गया है। आसपास का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो आसपास का जो समानार्थी शब्द होता है दोस्तों वो होता है दयालु। ठीक है, माफ कीजिएगा नज़दीक। आसपास का समानार्थी शब्द जो है वो नज़दीक होता है। और देखभाल का पूछा गया है कि देखभाल का समानार्थी शब्द क्या होगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो देखभाल का जो समानार्थी शब्द है वो है दयालु होता है। ठीक है, तो इनमें तीनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहला तो इसमें समानार्थी पूछा गया था किसका, परिकल्पना का। तो परिकल्पना का जो समानार्थी शब्द है वो सिद्धांत है। दूसरा है आसपास का समानार्थी शब्द तो नज़दीक है। दयालु का पूछा गया है कि समानार्थी शब्द क्या होगा, तो देखभाल होगा, या देखभाल का पूछा जाएगा तो दयालु होगा। ठीक है, तो बी आंसर इसमें आप करेक्ट उत्तर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है दोस्तों वो है साझा करने के लिए। पहला तो ऑप्शन हो जाएगा साझा करने के लिए, दूसरा है प्रदान करने के लिए, भाग लेने के लिए। तो ये सभी इनके इंक्लूड आता है, इनके अंतर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है सही एग्जैक्ट देखा जाए तो साझा करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप
ऑल ऑफ एबव लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब क्या है। संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान शोर का मतलब पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि अशांति, तो शोर अशांति से ही शाब्दिक इसका अर्थ जो है वो अशांति ही है। तो आप संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का जो मतलब है वो अशांति है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला देखेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि संकेतीकरण को परिवर्तन करता है। तो संकेतीकरण को कौन परिवर्तन करता है ये आपको बताना है। तो संकेतीकरण विचार को संदेश में परिवर्तित करता है। ठीक है, संकेतीकरण यहाँ पर विचार होगा, विचार को संदेश में परिवर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है प्रतिपुष्टि है। प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो प्रतिपुष्टि पहला है विरुद्ध क्रिया, प्रतिपुष्टि का मतलब विरुद्ध क्रिया बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिवचन इसमें नहीं होगा। प्राप्तकर्ता का उत्तर, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है प्राप्तकर्ता का उत्तर, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है। पहला ऑप्शन है उद्यम के लक्ष्यों का प्रसार या उपलब्धि के लिए योजना बनाना, तो ये आंतरिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। नियंत्रण भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें से उद्यम के लिए लक्ष्यों का प्रसार या आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है मौखिक संप्रेषण में शामिल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मौखिक संप्रेषण में इनमें से कौन सा शामिल है। तो अगर हम भाषण देखें तो भाषण भी आप मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, बैठक उसके अंतर्गत आ जाएगा, टेलीफोन कॉल भी मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण की दिशा है। संप्रेषण की जो दिशा है वो कैसी होती है। संप्रेषण की दिशा आपको बतानी है कि अधोमुखी होती है या ऊर्ध्वर होती है या आड़े होती है या सभी होती है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तो सभी लोग उत्तर करके बताइए। तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की, और क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पर पूछा गया है। 33 नंबर प्रश्न जिसमें है कि लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं है। तो लिखित संप्रेषण यानी कि जो लिख कर के संप्रेषण किया जाए, ठीक है, दिया जाए पत्र, जैसे कि इसमें पत्र लेखन शामिल है, आपका पहला ऑप्शन पत्र लेखन हो जाएगा, या नीति वाक्य। ऑप्शन नंबर बी देखें, ए देखेंगे आप तो यहाँ पर है कि पंपलेट। तो इसमें से जो नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं कौन सा होगा भैया, इनमें नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसमें से सम्मिलित नहीं है आपका, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपाध्यक्ष यानी कि मानव संसाधन से उपाध्यक्ष वित्त है। तो मानव संसाधन उपाध्यक्ष से जो वित्त की बात हो रही है, उसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, विकर्ण संप्रेषण, यानी उपाध्यक्ष मानव संसाधन से उपाध्यक्ष वित्त विकर्ण संप्रेषण है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि महाप्रबंधक मानव संसाधन से शाखा प्रबंधक वित्त है। तो महाप्रबंधक मानव संसाधन से शाखा जो प्रबंधक वित्त है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि इसमें भी विकर्ण संप्रेषण ही आएगा। अगला देखेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन, संप्रेषण में सी में कौन सा नहीं है। संप्रेषण के साथ सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि संप्रेषण के साथ सी में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो अस्पष्टता दिया गया है। तो संप्रेषण के साथ सी में अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता नहीं है। बाकी संपूर्णता, शुद्धता और अनुपालन ये संप्रेषण के साथ सी के अंतर्गत आता है। इनमें से जो नहीं आता है वो है अस्पष्टता, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 37 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है, यह कौन सी गुणवत्ता सिद्धांत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसमें दिया गया, जिसमें दिया गया शिष्टाचार, तो बी दिया गया है संक्षिप्तता, शुद्धता, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से
इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं शुद्धता होगा, नहीं संक्षिप्तता नहीं होगा, इसमें शिष्टाचार, शिष्टाचार आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न में देखा। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए या है। पहला है प्रतिफल, संक्षिप्तता या नम्रता या फिर प्रतिबद्धता। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? 38 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रतिबद्धता। ठीक है, संप्रेषण के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह है प्रतिबद्धता कहलाता है। ठीक है, डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है। ठीक है, यह किस तरह का अवरोध है? यह अवरोध पूछा गया है कि यह किस तरह का अवरोध है। तो आपको बता दें ये संचार में हानि, संचारण में हानि, ये एक प्रकार का अवरोध है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है भैया ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया कार्बन कॉपी, क्लियर कॉपी या कंटेंट कॉपी या फिर कॉम्प्लेक्ट कॉपी। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, ईमेल में जो सीसी का अर्थ होता है वो कार्बन कॉपी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल की रचना के कौन सा है? 2 दिया गया है, सीसी है, बीसीसी है या सभी। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी ईमेल की रचना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल की रचना, तो रचना में 2 आएगा, सीसी आएगा, बीसीसी आएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अफवाह किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, अफवाह जो है वो किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है। 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है अफवाह, और यह संप्रेषण पूछा गया किस प्रकार का संप्रेषण है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये संप्रेषण जो है ये क्या है ये आपको बताना है। तो ये संप्रेषण है अनौपचारिक संप्रेषण। अफवाह जो है ये अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, आ ने बा से कुछ कहा जिसने सा से कहा और इस तरह से यह रेखा से नीचे चला जाता है, तो यह किस तरह की ग्रेप वाइन अफवाह है? तो ये दोस्तों ग्रेप वाइन अफवाह पूछा गया है, तो ये गपशप श्रृंखला कहलाएगी, ये गपशप श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुनने श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कि श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 44 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नृत्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टि कोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके वह व्यक्ति है। पहला है निश्चयात्मक, कमजोर व्यक्ति या विनम्र व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा निश्चयात्मक। ठीक है, निश्चयात्मक आपका करेक्ट उत्तर होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके वह व्यक्ति निश्चयात्मक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है अशाब्दिक संप्रेषण के दौरान शारीरिक भाषा में शामिल है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अशाब्दिक संप्रेषण के दौरान शारीरिक भाषा में जो सम्मिलित है वो है चेहरे का हाव भाव, इशारा यानी संकेत, आंखों से संपर्क, ये सभी इसमें से इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम लगाएंगे आंसर नंबर डी करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अभिव्यक्ति के आधार संप्रेषण के आधारभूत प्रकार हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला है कि भाषिक या भयत्तर, ए व बी दोनों। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के आधारभूत जो प्रकार है वो पहला आ जाएगा भाषिक, दूसरा है भयत्तर, ये दोनों प्रकार इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे सही उत्तर।
अगला देखेंगे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण आपको बताना है। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबसे निवेदन है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन बेल मिलता रहे। समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। लगभग स्टूडेंट के आंसर आ जाएंगे, मुझे पता है कि समूह चर्चा के लिए आवश्यक जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है नेतृत्व की विशेषता, दूसरा दिया गया सोचने की क्षमता और खुलापन। तो ये सभी समूह चर्चा के लिए आवश्यक इनके गुण हैं, इसलिए डी आंसर आप सभी लोग सही उत्तर लगाएंगे। अगला देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता का अर्थ क्या है। विषय स्पष्ट होना चाहिए। समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता पूछी गई है, इनमें विषय स्पष्ट होना चाहिए। पहला है कि व्यक्तिगत स्तर पर विषय स्पष्ट होना चाहिए, या समूह स्तर पर, या ए व बी दोनों। तो इनमें से 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों। समूह चर्चा में विचार की स्पष्टता का अर्थ यह है कि विषय स्पष्ट होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी स्पष्ट होना चाहिए और समूह स्तर पर भी स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए आंसर आप सही लोग लगाएंगे सी करेक्ट उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवार की पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि नेतृत्व कौशल के साथ परेशानियों का हल निकालने का कौशल, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा सी ए व बी दोनों। समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवार की पहचान करने के लिए पहले तो नेतृत्व कौशल के साथ उनकी पहचान करें या फिर परेशानियों का हल निकालने का कौशल। ठीक है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे, सी आंसर लगाएंगे ए व बी दोनों। ओके चलिए अगला देखेंगे। हमने दोस्तों इस प्रश्न पत्र का 50 क्वेश्चन हल कर लिया है, अब बाकी बचा है 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन 50 क्वेश्चन से ज़्यादातर प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। पूछा गया है कि अगर एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो वो क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह कुछ नहीं कर सकता, बी है कि वह समूह चर्चा छोड़ सकता है, या एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है। अगर कोई एक ऐसा उम्मीदवार है जो समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, तो वो एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है, यही इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के दौरान वक्ता का अनुसरण करना है। समूह चर्चा अगर हो रही है तो उसके दौरान वक्ता का जो अनुसरण करना है वो क्या कहलाता है। पहला है सहयोग, आंखों का संपर्क, विनम्रता, या सभी। तो दोस्तों यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आलाप एवं, यानी कि डी नंबर। समूह चर्चा के दौरान वक्ता का जो अनुसरण करना है वो सहयोग करना है पहला, तो आंखों का संपर्क भी होना चाहिए, विनम्रता भी होना चाहिए, तीनों इसमें इंक्लूड है, इसलिए डी आंसर आप लोग सही उत्तर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से एक उद्यम के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक उद्यम के लिए आवश्यक है। पहला है वाद विवाद, समूह चर्चा, भाषण या तर्क। तो 52 नंबर माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा समूह चर्चा। इनमें से उद्यम के लिए आवश्यक है समूह चर्चा, इसलिए बी आंसर लगाएंगे सही। नंबर 54 है दोस्तों, इनमें पूछा गया इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया गया है भावनात्मक स्थिरता, चतुरता, या फिर आक्रामकता। तो समूह चर्चा की विशेषता के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है भावनात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में किसके साथ संवाद करना चाहिए। तो समूह चर्चा में दोस्तों अपने ज्ञान के साथ हमें संवाद करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए। तथ्य बोलने से, प्रश्न पूछना, तेजी से बोलना, स्पष्टता से बोलना। तो किससे टालना चाहिए, तेजी से बोलने से टालना चाहिए, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता ये बता यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान देना सुनने के कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, स्पष्टता, अस्पष्ट धारणा, या नकलीपन। तो नकलीपन जो है ये सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगर 58 नंबर है तो ये दिया गया साक्षात्कार किसके साथ बातचीत का उद्देश्य है। तो साक्षात्कार किसी भी उद्देश्य के साथ बातचीत करने का एक प्रकार का साक्षात्कार है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर लगाएंगे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देंगे, जिनमें है इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। पहला दिया गया था स्क्रीनिंग साक्षात्कार,
तनाव साक्षात्कार, संगीत साक्षात्कार और दिन के खाने के योग साक्षात्कार, तो इनमें तनाव साक्षात्कार दिया गया है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में टोटल 2 प्रकार की शैलियाँ इस्तेमाल की जाती है। पहला है फोन स्क्रीनिंग और दूसरा है वीडियो स्क्रीनिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे आप करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से किस साक्षात्कार में एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं। पहला है व्यवहारिक साक्षात्कार, दूसरा है तनाव साक्षात्कार, और सी दिया गया समूह साक्षात्कार, और डी दिया गया ऑडिशन। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा, एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार कब होते हैं, जब समूह साक्षात्कार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर इसमें से होगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार किया जा सकता है। पहला है कि दिन के खाने के साथ साक्षात्कार, तनाव साक्षात्कार, या फिर टेलीफोन साक्षात्कार, या समूह साक्षात्कार। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीफोन से साक्षात्कार। टेलीफोन से साक्षात्कार जो है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, दूर बैठे उम्मीदवार से हम टेलीफोन साक्षात्कार के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है। एक नौकरी साक्षात्कार जो है वो लगभग कितने मिनट का होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 30 मिनट का, लगभग ये 30 मिनट का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक साक्षात्कार में कौशल का आकलन किया जाता है। तो एक साक्षात्कार में पहला है सुनना, बी दिया गया बड़बड़ाना, सी है गाना, और डी दिया गया नाचना। तो गाना नाचना इसके अंतर्गत आना नहीं, इसमें सुनना, एक साक्षात्कार में सुनना कौशल का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखेंगे दोस्तों 65 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में जरूरी नहीं है। पहला है साक्षात्कार पत्र, मूल डिग्रियां, परिवार की फ़ोटो, या सर्टिफिकेट। तो इनमें से 65 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि परिवार की फ़ोटो। इनमें से पूछा गया था कि दस्तावेज एक उम्मीदवार के साक्षात्कार की फाइल में ज़रूरी नहीं है। तो भाई किसी भी, चाहे मेरा हो या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उसमें मूल डिग्रियां होनी चाहिए, साक्षात्कार पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन फैमिली फ़ोटो इनमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन लगाएंगे आप सी सही उत्तर। अगला देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, जिनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में अनुसंधान रिसर्च के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पहला वेबसाइट देखना, बी है किताबें पढ़ना, विद्यालय की किताबें या वार्षिक रिपोर्ट। तो 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, विद्यालय की किताबें। ठीक है, विद्यालय की किताबें ये एक प्रकार की ऐसा तरीका है जो किसी भी उद्यम के बारे में अनुसंधान रिसर्च के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन बाकी वेबसाइट, किताब, वार्षिक रिपोर्ट ही आ सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम 67 नंबर क्वेश्चन। किसी नौकरी की रिक्त के आवेदन के लिए जीवन वृत्तांत जमा करना सही है, जो कि व्यक्तिगत पूरी जानकारी, या एक नौकरी के लिए उपयुक्त, या स्वयं की सिफारिश, या फिर एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना। तो 66 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का, वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक जीवन वृत्त का इनमें से कौन सा विकल्प घटक है। कौन सा विकल्प घटक है ये पूछा गया है। पहला है शिक्षा, बी है आपका संदर्भ, सी दिया गया कौशल, और डी दिया गया विशेषज्ञता। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा संदर्भ आपका सही आंसर। आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि एक जीवन वृत्त में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जाता है। तो एक जीवन वृत्त में शिक्षा की जो अवधि है किसमें नहीं लिखा जाता है, ये पूछा गया है। तो इनमें आप ध्यान रखेंगे
प्राइमरी शिक्षा को वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे आप सही उत्तर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है। पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है। पहला अभिवादन, शीर्षक, नमस्कार या मुख्य भाग। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी जब आप शीर्षक लिख रहे हो तो उनके मुख्य भाग में पता और तारीख आप लिखते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि जीवन वृत्त लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में अपने पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त को स्थान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया पद या फायदे या योग्यता या यहाँ पर कायद होना चाहिए या ए व बी दोनों। तो करेक्ट उत्तर में से हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, योग्यता। जब आप जीवन वृत्त लिख रहे हो या उसके लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपके पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त को योग्यता, उनकी जो उपयुक्त योग्यता है उनको स्थान दिया जाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, पूछा गया है कि एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल है उनमें से पहला आ जाता है लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, बोलने का कौशल या सुनने का कौशल, इनमें बताना है। तो एक भाषा को सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो कौन सा हो जाएगा, वो सुनने का कौशल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो डी है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो भाषा जब सीखते हैं तो आपको सुनने का कौशल सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि सुनने की प्रक्रिया में है, सुनने की प्रक्रिया में है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला डाटा प्रसंस्करण या डाटा पुनर्निर्माण, डाटा को सही अर्थ देना। तो सुनने की प्रक्रिया में जो शब्द है वो डाटा को सही अर्थ देना, यही आपके अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सी, या करेक्ट उत्तर इसका डी होना चाहिए, डाटा का पुनर्निर्माण, डाटा का प्रसंस्करण, तो ये दोनों इसके इंक्लूड नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है कि संप्रेषण का सबसे पुराना रूप क्या है। तो संप्रेषण का आपको बताना है सबसे पुराना रूप। पहला लिखना, भाषण, पढ़ना या फिर प्रतीकात्मक। तो संप्रेषण यानी कि संप्रेषण का सबसे जो पुराना रूप है वो है प्रतीकात्मक। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76, और इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है। तो व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा जो बदलाव होता है वो युवा अवस्था में होता है। कब होता है? युवा अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वह कौन से जैविक कारक हैं जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो इनमें से जैविक कारक की बात हो रही है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जैविक कारक के रूप में, ठीक है। पहला तो हो जाएगा वंशानुगत, दूसरा है दिमाग और भौतिक विशेषता। ये सभी एक ऐसे जैविक कारक हैं जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 78 नंबर क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशानुगत के अर्थ हैं, वह भौतिक विशेषता जो मिलती है। पहला है अभिभावक से, किसी के मालिक से, किसी के काम की करने की स्थिति से या किसी के मित्र से। तो यहाँ पर 78 नंबर का जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति के जैविक कारक में जो वंशानुगत का अर्थ है वह भौतिक विशेषता है जो आपके अभिभावक से आपको मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा है। पूछा गया है इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारण। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। ऑप्शन ए है यहाँ पर जैविक, बी है सांस्कृतिक, सामाजिक या सभी। तो इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारण जो कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। व्यक्तित्व निर्धारण में जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक ये सभी पहलू सम्मिलित होते हैं। डी आंसर लगाएंगे आप सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वह सीमा जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को आमंत्रित कर सकते हैं, वह कौन सा कारक है, वह कौन सा व्यक्ति कारक है। पहला दिया गया है जिसमें ऑप्शन ए आप देखेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC कहते हैं।
आत्मसम्मान या लक्ष्य, अभिविन्यास या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकस ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है, यह वह सीमा है जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को आमंत्रित कर सकते हैं। वह प्रभावित व्यक्ति कारक को है वो LOC है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है। पहला ऑप्शन है स्वार्थपरता, बी दिया गया आत्मसम्मान, सी है दोनों, ए व बी दोनों। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा सी, ए व बी दोनों, इनमें से आपके सही उत्तर होंगे। 82 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तियों का स्वभाव अपने पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है, सक्रिय, नकारात्मक या अंतर्मुखी या ईमानदार। तो 82 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सक्रियता। व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेना और बदलाव आरंभ करना ये सक्रियता के आधार पर आता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है वह क्या कहलाता है। पहला है अंतर्मुखी, बी है बहिर्मुखी, ईमानदार या खुला हुआ। तो 83 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर आपके होंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी घुलता मिलता नहीं है उसको अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है वो क्या कहलाता है। तो उसको पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी उसे कहते हैं जो शर्मीला होता है, जो जल्दी से लोगों में घुलता मिलता नहीं है। लेकिन अगर यही बात हो कि जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है उसको क्या कहेंगे, तो उसको ध्यान रखेंगे आप सभी, उसको कहेंगे बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति कौन सा होगा, उसकी पहचान क्या होगी। तो बहिर्मुखी प्रतिभा वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सामाजिक होगा, बातूनी होगा यानी सबसे बातचीत करने में आगे होगा, निश्चयात्मक होगा, उसको बहिर्मुखी कहेंगे। अगर अंतर्मुखी की बात आएगी तो वह ऐसा व्यक्ति जो शर्मीला होगा, जो घुलता मिलता होगा नहीं होगा लोगों में, ठीक है, उसको हम अंतर्मुखी कहेंगे। ठीक है, कभी कभी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर आ जाता है तो आप इसको समझिए रखें। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, व्यक्तिगत पूरे व्यक्ति को दर्शाता है। व्यक्तित्व माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है, इसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है धारणा, बी है सीखना, शारीरिक गठन और सभी। तो 85 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनमें व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है इनमें शामिल है धारणा, सीखना शामिल है और शारीरिक गठन भी इंक्लूड है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे इसमें सही उत्तर आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है कि एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया स्वरूप का विशिष्ट संयोजन क्या कहलाता है। तो इसका जो विशिष्ट संयोजन है वो कहलाता है व्यक्तित्व। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए आप सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बदलाव के अलावा कुछ भी स्थान नहीं है। ठीक है, क्या ये कथन सत्य है। 87 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप बी देखेंगे, अगर तुम नहीं बदलोगे तो विलुप्त हो जाओगे। बिल्कुल दोनों, ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, इसलिए आप लगाएंगे सी, ए व बी दोनों आपके राइट उत्तर होंगे। ठीक है, तो सी 87 नंबर का सी आंसर आपका सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। पहला है परिवर्तन के अनुरूप ढलना या परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक या ए व बी दोनों। तो गतिशीलता से समझते हैं कि परिवर्तन के जो परिवर्तन है उसके अनुरूप ढलना, यही गतिशीलता का अर्थ है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, और इसमें पूछा गया है कि एक वक्ता यानी श्रोता की आंखों में देखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 सत्र में पूछा गया था दोस्तों कि एक वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। पहला ऑप्शन है कि आत्मविश्वासी, बेसब्र या अशिष्ट या असभ्य। तो यहाँ पर 89 माफ कीजिएगा 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो आपके सही आंसर होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्मविश्वासी। एक वक्ता यानी एक आत्मविश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या अहंकार को बताता है। अहंकार को बताता है, इनमें से पूछा गया कि क्या अहंकार को बताता है। उंगलियों का सिरा जुड़ा हुआ
या एक कंधा उचकाना या एक नुकीली उंगली या हाथों का शिथिल रूप से झुकना। तो क्वेश्चन नंबर 90 में जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंधा उचकाना। ये आपके अहंकार को दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, वक्ता का सुर होना चाहिए। तो जो वक्ता है उसका सुर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है उच्च स्वर। तो वक्ता का उच्च स्वर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पष्ट स्वर होना चाहिए। वक्ता का जो सुर होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिनमें पूछा गया इनमें से कौन सा मौखिक संचार संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। तो मौखिक संचार संप्रेषण, टेलीफोन मौखिक संचार संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, शब्द आते हैं, साक्षात्कार आते हैं, लिखना मौखिक नहीं आ जाएगा, ये लिखित संप्रेषण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, इनमें पूछा गया है कि इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे अगर आप, ठीक है, इनमें दिया गया है कि प्रोक्मिक्स या फिर कालक्रम, जिसे क्रोनोमिक्स कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन के लिए तकनीकी जो शब्द है वो है क्रोनोमिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि अशाब्दिक संचार अधिकार है। अशाब्दिक संचार अधिकार है, पहला ऑप्शन है यांत्रिकी, जैविक या असंरचित या संरचित। तो ध्यान रखेंगे अशाब्दिक जो संचार है वो अधिकार किसका है, जैविक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शाब्दिक संचार एक विधि नहीं है। ठीक है, कौन सा शाब्दिक संचार एक विधि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 95 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है। विधि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, पहला शरीर की भाषा, बी है आवाज़ का लहजा, चेहरे का अभिव्यक्ति या मानसिक दूर संचार जिसे टेलीपैथी कहते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसिक दूर संचार टेलीपैथी। उनमें से अशाब्दिक संचार का एक विधि ये नहीं है। ठीक है, ये शाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। बाकी शरीर की भाषा, आवाज़ का लहजा, चेहरे का अभिव्यक्ति ये अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, जिनमें पूछा गया है कि आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप, पहला ऑप्शन है कि हमेशा एक पेन और नोटपैड अपने पास रखें, अपने संगठन से परिचित हो, मुस्कुराएं सभी। तो ये सभी आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। रिसेप्शनिस्ट का काम ही होता है, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आगे आपको जो रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं उनका कार्य यह होता है कि आपको आदरपूर्वक बैठाएं, आपसे आदरपूर्वक पूछें कि आपको ज़रूरत क्या चीज़ें हैं। हमेशा एक पेन हो जिससे उनको समझाने में आसानी हो, नोटपैड हो जिसमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी आंसर लगाएंगे डी करेक्ट उत्तर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको अलावा अपना सारा भावना व्यक्त करना चाहिए। पहला है आदर, स्वीकार, उपेक्षा या गर्मजोशी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप गर्मजोशी के अलावा बाकी आदर, स्वीकार, उपेक्षा ये सभी चीज़ करना चाहिए। गर्मजोशी वहाँ पर आपको नहीं दिखाना है, डी आंसर लगा देंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जब भी आप अपना परिचय दें तो हमें उपयोग करना चाहिए। पहला है केवल उपनाम, केवल अपने पद का नाम, केवल हमारा प्राथमिक नाम, दोनों प्राथमिक और उपनाम दोनों। ठीक है, तो 98 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों, यानी प्रथम नाम और उपनाम दोनों बताना चाहिए आपको जब आप अपना परिचय दें। 99 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाता है। विभिन्न संस्कृतियों में जो रंग है वो क्या दर्शाता है, एक ही बात को दर्शाता है या मनमानी बातें या भिन्न भिन्न बातें। तो रंग जो दर्शाता है वो भिन्न भिन्न बातें दर्शाता है। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में जो रंग दर्शाता है वो विभिन्न विभिन्न बातों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 100 और इस मॉडल सॉल्व पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है। तो ईमेल का अच्छा शिष्टाचार पूछा गया था, कौन सा नहीं है। पहला हम देखेंगे ईमेल को संक्षिप्त और मुद्दे पर, तो ये शिष्टाचार है। ईमेल के उद्देश्य को सब्जेक्ट स्थान पर रखना या अपने सहकर्मियों को निजी इस्तेमाल भेजना, ईमेल भेजना।
तो ये दोस्तों शिष्टाचार नहीं है, ठीक है। ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है कि आप अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप में इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के इस मॉडल सॉल्व पेपर में 100 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, जो हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी दोस्तों, यानी कि कल की क्लास में सेम इसी टाइम पर, तो कल की क्लास में हम लगभग 200 प्लस MCQ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और डेली रात को 9 बजे आप सबकी क्लास चलेगी। डेली रात 9 बजे को करिकुलर कोर्स की क्लास चलेगी, जिसमें BA BSc BCom के सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 की क्लास इंक्लूड होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF मैं आपको इसके सॉल्यूशन पेपर के साथ टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या क्वेश्चन पेपर आपको भेजना है, सॉल्व कराना है, आंसर की भेजना है, तो उसके लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर याद रखेंगे 9984947535। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सअप अपना क्वेश्चन पेपर कर देंगे तो जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल जाएगी या नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।